रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ईसाई बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अपने प्याम में गवर्नर ने कहा कि यसु मसीह का प्याम आफाकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि क्रिसमस भाईचारगी को आम करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ईसाई बिरादरी के लिए कई फ्लाई प्रोग्राम शुरू किए हैं। कोविड-19 की वबा के चलते जीएसएमसी का सैनिटेशन अमला सड़कों की साफ सफाई का काम बदस्तूर जारी रखे हुए, खासकर चारमीनार के इलाके में, जो कि न सिर्फ तफरीही बल्कि तिजारती मरकजी इलाका भी समझा जाता है, ये काम बड़ी बाकायदगी के साथ और पाबंदी के साथ जारी है। ज़हरा एफएम कंपनी को जीएसएमसी ने साफ सफाई का ठेका दिया है और उसने हमारा चारमीनार साफ सुथरा चारमीनार के नारे के साथ इस तारीखी इमारत के अतराफ अकनाफ साफ सफाई का जबरदस्त काम अंजाम दे रही है। सड़कों से कचरा कूड़ा हटाने के साथ चारमीनार के अतराफ रोजाना आगपाशी भी की जा रही है। कंपनी के वर्कर्स चारमीनार, मक्का मस्जिद, चौमेला पैलेस रोड, लाड़ा बाजार, गुलदार हाउस और नया पुल पर रात के आखिरी पहर में, जबकि ट्रैफिक की आमदरफ्त न होने के बराबर होती है, पाबंदी के साथ साफ सफाई के काम में मसरूफ देखे जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमत गंवा देने वाले मोहम्मद उमर सैनिटेशन सुपरवाइजर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चारमीनार के अतराफ पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट के तहत बिछाए गए टाइल्स की सफाई के काम की निगरानी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका काम रात के 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। मोहम्मद उमर है, मैं एक्जोरा कॉर्पोरेट सर्विस में पिछले 1 साल 2 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्ज है, हमारी ड्यूटी है साहब, यहाँ पर जैसे क्लीन करना, चारमीनार के पत्रा बिल्कुल साफ क्लीन रखना। यहाँ तक कि हम लोग क्या मालूम मट्टी कचरा पेपर, हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, कचरा बहुत ज़्यादा डालते रहते लोग, गंदगी करते रहते। आप जैसे कि देख रहे होंगे पूरा कचरा जैसे कि ऐसा है, हम लोग क्या मालूम बिल्कुल क्लीन करते रहते। लॉकडाउन में भी करें, हॉस्पिटल्स में भी करें, कोरोना केस में भी करें। हम लोग क्या है मालूम, ये हमारा क्या है, एक वर्ग जो है, एक हमारी समाज सेवा है ये हमारे लिए, जिसके लिए क्या मालूम हम हमारे एक्जोरा टीम जीएचएमसी में जो टाइप है, जिसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हमको मौका मिला और हमारे इसे क्या मालूम क्लीन करा रहे। हम झाड़ू भी मारने लगाते, पोछा भी अभी देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, मशीन से भी साफ करने लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ क्लीन करा रहे हैं। इंशाल्लाह क्या मालूम आगे भी क्या मालूम ऐसी साफ सफाई करते रहेंगे। बस आप मालूम कॉपरेट करने की गुजारिश है पब्लिक से भी कि वो ज़्यादा गंदगी, जैसे कोरोना माहौल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, उसमें जरा एहतियात से क्या मालूम साफ सफेद रखिए। आप भी साफ। पुलिस कमिश्नर रंजन कुमार ने शहर की ईसाई बिरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी। अपने एक प्याम में उन्होंने कहा कि 2020 करीबुल खत्म है, जो कि पूरी दुनिया के लिए गिरा और चैलेंज से भरा हुआ था। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आने वाला साल हमारे लिए साजगार और कामयाब रहेगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 2020 में हमने अपने कई अहबाब को खो दिया है, उनमें पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह की यौम पैदाइश के साथ साथ कुर्बानी और इसार के जज्बे की अलामत भी है। Hello friends, on behalf of each and every police officer of Hyderabad City Police, I convey Christmas greetings to you all. Merry Christmas and wish you a happy new year. Friends, the year 2020 is coming to an end. This is the year which was really a testing time for all of us. This year we lost many of our loved ones. Many police officers also lost their lives in fighting the coronavirus. Many poor people suffered because of the virus. I request you to keep them in mind and in your heart when you are celebrating the Christmas this time. Jesus taught us the value of sacrifice, and this year many people have sacrificed their lives. Many people have given their time to help the poor. I am sure the God Almighty will bless us to have a new and a very happy, successful New Year 2021. बरतानिया में कोरोना वायरस की नई वबा के आम होने के बाद अब तक 1200 से ज्यादा लोग हैदराबाद पहुंचे। हुकूमत इन सब
का पता चलाने की कोशिश कर रही है। बर्तानिया से अब तक पहुंचने वाले जिन अफराद का पता चला लिया गया, उनमें से 72 में कोविड-19 नेगेटिव पाया गया। रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने हाल ही में बर्तानिया से वापस होने वाले तमाम मुसाफिरीन से महकमे सेहत को रिपोर्ट करने की अपील की है। कुसुमपुरे में कल रात कत्ल की एक संगीन वारदात में एक 31 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद आजम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक आजम अपने जानने वालों के साथ चाय नोशी के लिए पटेल होटल को गया था, जहां नामालूम अफराद ने उस पर ग्रेनेड का पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। मुजरिमीन बाज़ेता फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस कुसुमपुरा ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस इलाके में नस्ब CCTV कैमरों से मुजरिमीन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में रात के कर्फ्यू के निफाज की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उसकी अहम वजह यह भी है कि क्रिसमस के मौके पर कोई बड़े इज्तिमात ना हो और ना ही नए साल के आगाज पर हल्ला गुल्ला हो। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सरकारी तकारीब को ताहुक्म सानी मनसूख कर देने का ऐलान किया है। हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद हालात पर नजर रखे हुए अजला, महबूबनगर, मेदक, आदिलाबाद और निजामाबाद की सरहदों पर पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। मौके में बद्दी नजर और पंचायत राज इन अजला का जायजा ले रहा है, जहां कोरोना वायरस के नए केसेस हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ब्रांच की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत में एक अवार्ड फंक्शन मुनक़िद हुआ। साबिक़ वज़ीर और सदर सोसाइटी आसिफ पाशा ने सदारत की। प्रोफेसर अनवर खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खादिन खलील रहमान ने खैर मकदम किया। इस तकरीब में असातिज़ा को कौमी मेमार का अवार्ड दिया गया। आज का ये प्रोग्राम नेशन बिल्डर अवार्ड्स 2020 ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश यूनिट्स की जानिब से दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 131 टीचर्स और फिर इसमें इंक्लूडेड है जो हेल्थ वर्कर्स है और एजुकेशनल काउंसलर्स है और दूसरे आशा वर्कर्स वाले हैं, ये लोग को भी इंक्लूड किया गया है। एक ऑल इंडिया मुस्लिम सोसाइटी ये तकरीबन मोर देन 50 डिकेड से चल रही है और ये एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। ये ऑल इंडिया लेवल की बॉडी है। इसके सदर जनाब आसिफ पाशा साहब हैं और इसके ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर कंट्री है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वे बैक इन 2017 एक 10th नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद डेलीगेट्स इसमें तशरीफ़ लाए थे और तकरीबन इसमें एजुकेशनिस्ट थे। और इससे पहले जो 1975 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें तो तकरीबन जो है डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब उसका इनाग्रेशन किए थे और पूरे ऑल ओवर इंडिया से एजुकेशन मिनिस्टर्स को मदऊ किया गया था। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जनाब आसिफ पाशा साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो इस सोसाइटी के सदर हैं राइट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी, उनके अंडर में हुआ है। और आज का प्रोग्राम भी बहुत शानदार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर्स हमारा साथ दिए हैं, उनके कोऑपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और हम सब मीडिया का और पूरे तमाम मेंबरान का और ख़ास तौर पे जो हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स हैं और वो लोग MES के मेंबर्स भी हैं और हमारे खलीलुर रहमान साहब जो इसके कन्वीनर हैं और ट्रेजरर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम सोसाइटी के, उनके बहुत जो है की वजह से उनका कोऑपरेशन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस रहा। बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कर्जों के स्कैम के सिलसिले में हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार करके दिल्ली से हैदराबाद लाया है। मखसूस लोगों को हिरासत करने और इन्हें धमकियां देने के सिलसिले में अब तक सिटी पुलिस ने 16 अफराद को गिरफ्तार किया है। रच्चाकुंडा पुलिस ने ATM मशीनों से रकम का सरखा करने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 20,28,000 रुपये की अशिया जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन में से 2 23 साल वारिस खान और मोहसिन खान का ताल्लुक राजस्थान से है, जबकि 3 मुन्ना, मोइस खान और वहीद खान का ताल्लुक हरियाणा और 44 साल आमिर खान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। 4 दीगर मुलजिमीन मफरूर हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अब्दुल्लापुर मीट में एक इंडी कैश के ATM मशीन से 38,000 रुपए का सरखा किया था और फिर चलते बने थे। उन्होंने ATM सेंटर में नस्ब CCTV कैमरों को
काले पेंट से रंग दिया था ताकि उनकी शिनाख्त न हो सके। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि टोली बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी एटीएम मशीनों से रकूमात का सरखा करने में मुलविस रही है। ఆ వెహికల్లో వాళ్ళది ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా మాకు పక్క ఆల్రెడీ డిటెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇదే ముఠాలు అని ఆ వెహికల్ది కన్ఫర్మ్ అయింది. మొత్తం ఈ గ్యాంగ్ వాళ్ళు చేసిన ఆఫెన్సెస్ షాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ సైబరాబాద్, అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని బ్యాటరీస్, కేబుల్ 3 అక్టోబర్ రోజు దొంగతనం చేశారు. తర్వాత తమిళనాడులో శ్రీపెరంబదూర్, కాంచీపురం జిల్లా, అక్కడ ఒక టాటా సుమో వెహికల్ అక్కడ కూడా ఒక దొంగతనం చేయడం జరిగింది. తర్వాత కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరవాకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇండి క్యాష్ ఏటీఎం 2,77,400 ఏటీఎం చెప్తారు. కర్నూలు ఫోర్ట్ టౌన్ అక్కడ ఎస్బీఐ ఏటీఎం 2,48,800. తర్వాత బీహార్ స్టేట్లో ఔరంగాబాద్ అక్కడ ఐడిబిఐ ఏటీఎం 21 lakhs రూపీస్. తర్వాత నిమజ్ జిల్లా జావద్ అని మధ్యప్రదేశ్ అక్కడ ఎస్బీఐ ఏటీఎం 16,11,000. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యాదామారి పోలీస్ స్టేషన్ ఒక పల్సర్ వెహికల్. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ టౌనంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ టాటా ఇండి క్యాష్ ఏటీఎం 2,19,600. ఇక్కడ మన దగ్గర వనస్థలిపురంలో ఈ టాటా సుమో పోలీస్ వెహికల్ ఇది. తర్వాత వనస్థలిపురంలో ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్లో అక్కడ వాళ్ళు దొంగతనం చేశారు. తర్వాత మనది అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ ఏటీఎం ఇండి క్యాష్ ఏటీఎం మనది 35,800. ఈ గ్యాంగ్ మనం ఏం అరెస్ట్ చేశారు. ఈ గ్యాంగ్ దగ్గర ఈ సుమో రికవరీ అయింది, పోలీస్ సుమో వెహికల్. తర్వాత నెట్ క్యాష్ 73,000, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇది. తర్వాత లారీ క్రైమ్ కోసం ముందుగా వాళ్ళు లారీలు వస్తారు, అక్కడ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లారీలు. ఈ లారీ డ్రైవర్, లారీ ఓనర్ కూడా వాళ్ళతో కుమ్మకమై ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్లో వాళ్ళు ఈ ఆఫెన్స్ చేశారు. దాని ముందు వనస్థలిపురంలో ఈ సుమో దొంగతనం చేశారు. ఈ వనస్థలిపురం ఆటో నగర్లో ఉన్న ఈ లోకల్ పర్సన్, ఈయన పేరు మునజీర్ అలియాస్ మున్నా A4. ఈ లోకల్ పర్సన్ ఈ ఏటీఎంస్ ముందుగా రెడీ చేశారు. ఇక్కడ ఏటీఎం ఉన్నాయి, ఈ ఐసోలేటెడ్ ఉంది అని, ఇక్కడ మీరు చేయొచ్చు అని. ఈయన వాళ్ళని ఈ గ్యాంగ్ని పిలిపించారు అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు లోకల్ కాంటాక్ట్ కూడా వాళ్ళ స్టేట్ సంబంధించి ఇక్కడ లోకల్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో ముందు రేకీ చేస్తారు. రేకీ చేసి ఏటీఎంస్ టార్గెట్ చేసి మళ్ళీ దొంగతనం చేస్తారు. వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు లారీలో వచ్చి ఇక్కడ 4 వీలర్, 2 వీలర్ బైక్ కావచ్చు, 4 వీలర్ సుమో కానీ ఇంకో వేరే వెహికల్ దొంగతనం చేసి ఆ వెహికల్ మళ్ళీ వదిలేస్తారు. వాళ్ళు మళ్ళీ లారీలు వెళ్ళిపోతారు. సో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ లారీలు వచ్చారో ఆ లారీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. कोविड-19 की नई लहर के बाद रियासत तेलंगाना के 2 जिला करीमनगर और वरंगल में जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। जिले करीमनगर में 17 और 18 दिसंबर के दरमियान 16 अफराद बर्तानिया से वापस हुए। उनमें से 10 का ताल्लुक करीमनगर टाउन से, 4 का ताल्लुक सुल्तानाबाद और 1 का ताल्लुक सिलसिला से। वरंगल में भी 45 अफराद बर्तानिया से वापस हुए। MGM हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम किए गए। क्रिसमस और साल नौ की मुनासिबत से जवाहरलाल नेहरू रोड पर न्यू ब्रॉडवे बेक एंड केक का इफ्तिताह अमल में आया, जहां हम अक़साम के केक दस्तियाब हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर रोजनामा सियासत जहीर अली खान और साबिक कॉर्पोरेटर डी मोहन मेहमान खुसूसी थे। न्यू ब्रॉडवे बेक एंड केक के प्रोपराइटर मिर्जा अब्बास अली फला, मिर्जा अली फला, मिर्जा हुसैन अली फला और मिर्जा मेहदी जाफर फला ने मेहमानों का खैर मकदम किया। हमारा दूसरा ब्रांच ब्रॉडवे का जो है जो जहीर साहब ओपनिंग करे हैं, उनकी बहुत हमारे को बहुत मेहरबानी है उनकी। उन्होंने आए, तशरीफ़ लाए उन्होंने, और हमारे को बहुत खुशी हुई। और ये ब्रॉडवे बेकरी जो है तो बहुत ही सेकंड ब्रांच है इसका, और हमारी बेकरी का हर वो आइटम आप खा के खुश होंगे आप। और खुसूसन हमारा फाइन बिस्किट है, समोसा है, सुने आप आइए आके देखिए। रियासत में कोरोना वायरस के 574
ताज़ा वाक़यात दर्ज हुए हैं। इस तरह अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 2,83,356 हो गई है। दूसरी तरफ 2 नए मामलात के बाद मरने वालों की तादाद भी 1,524 हो चुकी है। मंगल और चौशंबे के दरमियान पूरी रियासत में कोविड-19 के 44,516 टेस्ट किए गए। इस तरह ताहाल 66,11,118 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। जेएचएमसी हुदूद से 109, रंगारेड्डी से 48, मेडसल मलकाजगिरी से 42, वरंगल अर्बन से 34, करीमनगर से 30, खम्मम से 25, संगारेड्डी से 24, नलगुंडा और भद्राद्री कुतगुड़म से 22, मंशिया से 17, पेद्दापल्ली से 16, वरंगल रूरल से 13, जगतियाल और महबूबाबाद, सिद्दीपेट और नागर कर्नूल से 12, जंगों से 11, निजामाबाद मुल्क से 11, यदादरी भोंगीर से भी 11, सूर्यापेट से 10, आदिलाबाद जयशंकर भोपालपल्ली और मेदक से 8, रूपनगर से 7, कुमारा भीम आसिफाबाद से 6, विकाराबाद और निर्मल से 4, जोगलंबा गदवा से 3 केसेस आए हैं, जबकि नारायणपेट से एक भी केस सामने नहीं आया। मगरबी बंगाल की फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपनी रियासत को गुजरात बनने नहीं देंगी। कोलकाता में बंगला संगीत मेले के मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमें सरजमीन बंगाल की इज्जत को बचाना होगा और उसे किसी भी सूरत में गुजरात बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौसीकी की कोई शर्त नहीं होती और संगीत लोगों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुल्क को मजीद तकसीम होने से बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खौफ से बाहर निकलने के बाद अवाम में इस वबा से मुतालिक जो खदशात पैदा हो गए थे उसके इजाले के लिए दिसंबर और जनवरी में 630 संगीत मेले पूरी रियासत में मुनक्किद किए जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। जमहूरियत के बारे में हमारा जो तस्वुर है उसका मुल्क में कहीं वजूद नजर नहीं आता। राष्ट्रपति भवन को जाने वाले कांग्रेस के कायदीन को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत हिंदुस्तान में अब कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरमायादारों के लिए काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे दहशतगर्द का नाम दे दिया जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की फौरी तलबी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बशमूल तमाम अपोजिशन जमातें किसानों और ज़रूरी मजदूरों के साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब किसान घर जाने वाले नहीं है, चुनाचे हुकूमत को फौरी इकदाम करते हुए इस कानून को मनसूख करना चाहिए। राहुल गांधी ने चीनी जारियत पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी को भी मानाखेज करार दिया। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं,
मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी, और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders, these are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists, he will call people anti-nationals, he will call people criminals, he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we've signed these forms. We are not allowed to go out. We're not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens.
every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. बट आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू दिस. आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो. बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा. सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे. और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है. चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है. प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है. एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है. मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है. और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है. मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है. बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है. कांग्रेस के तमाम एमपीज को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन करे, उसका पूरा वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है. बट हम नहीं करते. करना आपको लगता है सही है? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं. आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? मैं तो जानती हूं, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया? 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है. थैंक यू.